नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है धक्के मारकर जिस माँ को घर से बाहर भगा दिया। अपनी माँ का ऐसा रुतबा देखकर आज जब उनके पीछे भीड़ को भागते देखा तो बेटे और बहू भौचक्के रह गए। विवेक अपनी पत्नी लता के साथ आज बहुत दिनों बाद एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था। दरअसल जब से विवेक शहर में आया है, या यूं कहो कि उसका तबादला शहर में हुआ है, तब से उसकी पत्नी लता ने शोर मचा रखा था कि कहीं बाहर घूमने जाना है, खाना भी बाहर ही खा कर आना है। तो विवेक अपनी पत्नी लता और अपने छोटे से बच्चों के साथ आज एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया हुआ था। जब वे दोनों खाना खाने के लिए बैठे तो वेटर ने ऑर्डर लिया और विवेक और उसकी पत्नी लता खाने के इंतज़ार में बैठे ही थे कि तभी उन्हें बाहर से आता हुआ शोर सुनाई दिया। किसी से पूछने पर पता चला कि यह शोर इसलिए हो रहा है क्योंकि इस रेस्टोरेंट की मालकिन आज यहाँ आने वाली हैं और वह इतनी नेकदिल औरत हैं कि उनको देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी हुई है। जब विवेक को भी यह पता चला तो विवेक भी उस भीड़ का हिस्सा बन गया और जब उस रेस्टोरेंट की मालकिन एक बड़ी सी चमचमाती हुई कार से उतरी तो उसको देखकर विवेक और उसकी पत्नी का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि वह तो आखिर कौन थी वह औरत। आइए जानते हैं इस कहानी में। यह कहानी है विवेक और उसकी माँ की। दरअसल आज बात कुछ ऐसी थी कि आज बहुत समय बाद मेरा शहर से अपने गांव जाना होगा, जिसके पीछे का कारण था मेरे एक बचपन के दोस्त की माँ की मौत का समाचार मुझे प्राप्त हुआ। वैसे तो जाना इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसी बहाने से पुराने यार दोस्त और पुराने जानकारों से भी मुलाकात हो जाएगी, जिनको इस भाग दौड़ में समय के अभाव के चलते कभी फिर से मिलना ही न हुआ। सर्दियों का समय था, क्योंकि सर्दियों के दिन में दिन बहुत छोटा होता है और रास्ता भी लगभग 2 घंटे का था। बस में बैठकर आराम से नींद की झपकी लेते हुए मैं भी बैठ गया और बस भी हिचकोले खाती हुई अपनी मंजिल की ओर चल दी। गांव के आने का इंतज़ार करता रहा कि मेरी आंख लग गई कि अचानक से तेज़ी से बस के रुकने के कारण मेरी आंख खुली तो देखा कि बस गांव से थोड़ी दूर पहले रेलवे के एक फाटक के पास रुकी है। रेलवे फाटक पर जाम लगा हुआ था, क्योंकि रेलवे फाटक बंद था और रेल के आने में भी समय था, तो बस भी उसी के इंतज़ार में वहीं खड़ी हुई थी। क्योंकि सर्दियों का समय था तो मैंने सोचा कि जितनी देर अभी बस रुकी है, इतनी देर में पास के बने ढाबे पर एक कप चाय पी ली जाए। यही सब सोचते हुए मैं उस ढाबे पर चाय पीने के लिए बस से उतर गया और ढाबे पर पहुंचा और चाय पीने के लिए बैठ गया। एक गरम चाय का ऑर्डर दिया और पास ही में पड़े तख्त पर मैं बैठ गया। जब तक चाय आती तब तक बस यूं ही इधर उधर नजरें घुमा रहा था कि ढाबे के मालिक की जोर से चिल्लाती कड़कती आवाज ने मेरा ध्यान भटकाया। अरे ओ बुढ़िया, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला और जल्दी जल्दी बर्तन धो। तब से क्या कर रही थी? कितने सारे गिलास गंदे पड़े हैं। बस रुकी हुई है, बहुत सारे लोग चाय पीने के लिए आएंगे। अब जल्दी से बर्तन धोकर ला। वह ढाबे वाला एक बुजुर्ग बुढ़िया को डांटे जा रहा था। उधर से बिल्कुल दबी सी और सहमी सी आवाज में उत्तर आया, जी बाबूजी, बस अभी लेकर आई। और इतना कहकर वह औरत जल्दी जल्दी कांच के गिलास धोने में लग गई। जब मैंने उस बूढ़ी औरत को देखा
तो उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। चेहरा मुझे जैसे जाना पहचाना सा लगा, मानो मैं उस औरत को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मानो मैंने उसे कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं जल्दी से अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाए जा रहा था। जितना मैं अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था, उतना ही मुझे और याद नहीं आ रहा था कि मैंने उस बूढ़ी औरत को आखिर देखा कहाँ है। बेजान सा मुरझाया सा चेहरा और फटी हुई साड़ी पहनी वह औरत उस साड़ी से बार बार अपने सर को ढक रही थी और उसकी फटी हुई साड़ी में से चमकते चांदी जैसे सफेद बाल। सब कुछ याद करने के बाद भी मुझे ये याद न आया कि मैंने उस औरत को आखिर देखा कहाँ है। जब बहुत देर तक दिमाग लगाने के बाद भी मुझे यह समझ नहीं आया कि आखिर ये औरत है कौन, तो होगी कोई, ये सोचकर मैंने भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने बंद कर दिए कि तभी एक लड़का चाय का गिलास लिए हुए मेरी बगल में आकर खड़ा हुआ और उसकी आवाज़ से मैं सोच विचार से एकदम से बाहर निकला। लो बाबूजी, चाय पी लो। उस लड़के ने चाय का गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने भी चाय का गिलास उठाया और सर्दी में चाय की चुस्कियां लेकर चाय का आनंद लेने लगा। इतने में जब नज़र दौड़ाई तो देखा कि ट्रेन जा चुकी थी और मेरे साथ वाले बस के सभी राहगीर भी जल्दी जल्दी चाय पीकर अपनी बस की ओर दौड़ पड़े। फिर मैंने भी जल्दी से अपने गिलास की चाय ख़त्म की और पैसे देकर अपनी बस की ओर चल दिया और थोड़ी ही देर में बस फिर से अपनी मंजिल की ओर चल दी। कुछ समय बाद मैं अपने गांव के बस स्टैंड पर पहुंचा। वहां से एक रिक्शा लेकर अपने दोस्त नरेंद्र के घर गया। जल्दी ही मैं उसके घर पहुंच गया। इसका कारण यह था कि उसका घर बस स्टैंड से केवल 10 मिनट की दूरी पर था। जब मैं नरेंद्र के घर पहुंचा तो वहां पर गम का माहौल था। सभी लोग शोक में डूबे हुए थे। मैंने भी नरेंद्र को सांत्वना दी और चाची की मौत पर अपना दुख प्रकट किया। मुझे देखकर नरेंद्र मुझसे लिपट गया। उसको उम्मीद ही नहीं थी कि मैं वहां पर आ जाऊंगा। दरअसल जब से मेरा तबादला शहर में हो गया, तब से मेरा गांव आना जैसे बंद ही हो गया। कभी कभार यार दोस्तों के बच्चों की शादी के कार्ड पहुँचे तो सही, लेकिन व्यस्तता होने के कारण मैं गांव आ ही न सका, क्योंकि नरेंद्र मेरे बचपन का दोस्त था और उसकी माँ को मैं चाची कहकर बुलाता था। वह भी मुझे बिल्कुल अपने बेटे जैसा ही प्यार करती थी। आज जब उनकी इस मौत का समाचार मुझ तक पहुंचा तो मैं खुद को रोक न सका और गांव आ पहुंचा। और कहते भी तो हैं कि इंसान चाहे सुख में ना जाए पर दुख में ज़रूर जाना चाहिए। फिर नरेंद्र ने भी मुझे बहुत ताने सुनाए कि अब तो तू बड़ा आदमी हो गया है, अब गरीब आदमियों के यहाँ तू क्यों आएगा, तेरा क्या काम हम जैसे गरीबों के यहाँ। तब मैंने नरेंद्र को समझाया कि नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, बस नौकरी की जिम्मेदारियां हैं जिनकी वजह से मैं नहीं आ पाता। जब उसने मुझसे फिर बच्चों के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि एक बेटा अमन तो इंजीनियर होकर विदेश चला गया है और उसकी शादी उसी की पसंद की लड़की से कर दी है। जब मैंने उसे इतना बताया तो वो और गुस्सा हो गया कि बच्चों की शादी भी कर ली और हमें बताया तक नहीं। तब मैंने बात को घुमाते हुए कहा, अरे यार, जल्दी जल्दी में सब करना पड़ता है। और फिर हुआ ही कुछ ऐसा था कि किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला, ना ही किसी को बुला पाया। तब नरेंद्र ने
मुझसे मेरे दोनों बच्चों के बारे में पूछा। हंसते हुए कहा कि अरे भाई, दूसरे बेटे की भी शादी कर ली है क्या? और बेटी, वह क्या कर रही है? तब मैंने कहा, नहीं नहीं, बेटे मोनू की तो अभी जॉब लगने वाली है, और प्रिया बेटी, वह तो अभी बहुत छोटी है, अभी पढ़ाई ही कर रही है। अच्छा, चलो ठीक है। नरेंद्र ने इतना कहा कि भाभी बोली, चलो बहुत हो गई बातें, और आप भी कब से बातें ही किए जा रहे हो, आराम तो करने ही न दिया। कम से कम अब खाना तो खा लेने दो, या अपने दोस्त को भूखा ही भेजोगे? और कहती कहती भाभी खाने की थाल सजा लाई। खाना पीना हो जाने के बाद मुझे मेरा पुराना घर देखने की इच्छा हुई, तो मैं नरेंद्र से कहकर अपना पुराना घर देखने के लिए निकल गया, जो लगभग उसके पास वाली गली में ही था। दरअसल मेरी नौकरी लग जाने के बाद हम अपनी ज़मीन, घर सबको बेचकर शहर में ही चले गए थे। जब मैं घर के बाहर पहुंचा तो घर को दूर से निहारने लगा। उस घर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो मेरे बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई हों, और बस मैं एकटक अपनी उन यादों में खोया हुआ था। आखिर उस घर में मेरा पूरा बचपन बीता कि तभी उस घर के मालिक राम बाबू जी वहां पर आ गए, और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, फट से उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे पूरे आदर के साथ घर के अंदर आने का निमंत्रण भी दिया। आखिर अपना वो घर जिसमें बचपन बीता हो, उस घर में भला कौन नहीं जाना चाहेगा। मैं भी ये देखने के लालच में कि उन्होंने घर को अब तक किस तरह से संवार कर और सजाकर रखा हुआ है, अंदर जा पहुंचा। अंदर जाकर उनसे काफ़ी देर बातचीत करने के बाद उन्होंने मुझे चाय पिलाई। मैं चाय पीकर जैसे ही मुड़ा तो सामने मुझे श्याम बाबू का घर दिखाई दिया। बढ़िया 3-4 मंजिल घर, जिसमें बढ़िया रंगाई पुताई कराकर उन्होंने घर को बिल्कुल चमका रखा था। श्याम बाबू, जिनको मैं बड़े भाई यानी कि दादा कहकर पुकारता था, उत्सुकता हुई कि क्यों ना उनके बारे में जान लिया जाए कि आखिर वो कैसे हैं। उनकी पत्नी उषा भाभी बहुत ही नेक दिल और अच्छी औरत थीं। किसी से पूछा कि क्या अब भी उषा भाभी यहाँ पर रहती हैं, तो पता चला कि वो अब यहाँ नहीं रहती हैं। भाई साहब के बीमार हो जाने के बाद उषा भाभी ने ये मकान उनकी दवाई के लिए बेच दिया और खुद किराए के मकान में रहने लगी। फिर कुछ समय इलाज चलने के बाद श्याम बाबूजी की भी मौत हो गई, और उनकी दवाइयों के चक्कर में उषा भाभी की सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई। रिश्तेदार तो उनके कोई थे ही नहीं, और औलाद होते हुए भी नहीं थी। जब किराया नहीं दे पाती तो मकान मालिक भी रोज ताने दे देते थे। सुना है कि आजकल किसी ढाबे पर बर्तन धोती हैं। ढाबे वाला भी बर्तन धोने के बदले 2 वक्त का खाना और थोड़ी बहुत पगार दे देता है, जिससे उनकी गुजर बसर हो जाती है। जैसे ही मैंने ये सब सुना तो मेरे सर पर आसमान ही गिर पड़ा। मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उषा भाभी इतनी बुरी हालत में कैसे हो सकती हैं? आखिर बेचारी कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी कि अचानक से मुझे उस ढाबे वाली बूढ़ी औरत का चेहरा याद आया। नहीं नहीं, वो उषा भाभी नहीं हो सकती। हजारों सवाल एक साथ मेरे दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन उस औरत का चेहरा भी तो जाना पहचाना सा लग रहा था, जो ढाबे पर बर्तन धो रही थी। फिर लगा कि अरे नहीं, ऐसा नहीं है, वो उषा भाभी नहीं हो सकती। उषा भाभी तो कितनी सुंदर थी, और वो बुढ़िया, वो तो बहुत बुजुर्ग।
मेरे मन में जैसे उथल पुथल हो रही थी। अब तो मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन उस औरत की शक्ल भी तो जानी पहचानी सी लग रही थी मुझे। मैं उषा भाभी को पहचान ही ना पाया क्या? क्या उनका चेहरा इतना बदल गया है कि मैं उनको पहचान न सका? अब मेरे मन में और भी जिज्ञासा बढ़ रही थी। उस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या आप जानते हैं कि उषा भाभी किस ढाबे पर काम करती हैं? उन्होंने कहा, मैं पूरी तरह से और पक्के तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन जैसा लोग बताते हैं और मैंने सुना है, वो जो गांव के बाहर वाला ढाबा है, वहां पर काम करती हैं वह। बस इतना सुनकर तो जैसे मेरी जान ही निकल गई। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और सच्चाई का पता लगाने और उषा भाभी की इस हालत के पीछे का क्या कारण है, ये जानने के लिए मुझे वहां जाना था। मैं जल्दी वहां जाना चाहता था, तो बड़ी जल्दी में नमस्कार करके वहां से निकला। मुझसे सबने पूछा भी कि क्या हुआ है, इतनी जल्दी में कहाँ चल दिया? तो मुझे घर पर कोई ज़रूरी काम का बहाना बनाकर मैं वहां से निकला और जल्दी से रिक्शा पकड़ा और उस ढाबे की ओर चल दिया। मैं खुद को मन ही मन कोसते जा रहा था कि कैसे आखिर मैंने उषा भाभी को नहीं पहचाना। जल्दी से मैं वहां पहुंच गया। जाकर इधर उधर देखा, उषा भाभी मुझे कहीं नजर नहीं आई। फिर मैंने उस छोटे से लड़के को अपने पास बुलाया जिसने दोपहर में मुझे चाय दी थी और उससे पूछा कि वह बूढ़ी औरत कहाँ है जो दोपहर में इतने सारे गिलास धो रही थी। तब वह मुझे इशारे से ढाबे के पीछे ले गया और जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि भाभी ढेर सारे बर्तनों के ढेर के पास बैठी हुई हैं और उन्हें साफ कर रही हैं। उनकी गर्दन नीचे की तरफ थी क्योंकि वह अपना काम करने में व्यस्त थीं, तो उन्होंने मुझे देखा नहीं। इस बार मैंने उनका चेहरा ध्यान से देखा तो वह मुझे पहचानने में आ गईं। अरे, यह तो मेरी उषा भाभी हैं, मेरे श्याम दादा की पत्नी। जब मैंने उन्हें भाभी कहकर पुकारा तो उन्होंने गर्दन ऊपर उठाकर देखा, पर मुझे पहचानने का प्रयास किया, लेकिन वह मुझे पहचान न सकी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन? बूढ़ा तो मैं भी हो चुका था। शायद मेरे सफ़ेद बालों की वजह से वह मुझे पहचान न पाई हों। अब मैंने उन्हें बताया कि मैं हूँ भाभी, आपका देवर लोकेश, आपका पुराना पड़ोसी। मेरा नाम सुनकर वह झट से पहचान गईं और बोलीं, अरे लाला, आप यहाँ कब आए? बहुत दिनों बाद देखने को मिल रहे हो ना। अब तो तुम्हारे बाल भी पक गए हैं और डील डॉल भी बदल गया है, इसीलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। तुम कब आए और मैं यहाँ हूँ, यह तुम्हें कैसे पता चला? उन्होंने सकुचाते हुए मुझसे पूछा और अपनी फटी हुई साड़ी से अपने हाथ पोंछती हुई इधर उधर देखकर मेरे बैठने का इंतज़ाम करने लगीं। फिर गईं और पास में ही पड़ी एक टूटी सी कुर्सी को लेकर मेरे सामने रख दिया। लो भैया, इस पर बैठो, और खुद सामने पड़े एक बड़े से पत्थर पर बैठ गईं। बहुत दिन हुए आपको यहाँ से गए, यहाँ की कभी कोई खोज खबर भी नहीं ली। अभी यहाँ कैसे आना हुआ? आपके श्याम दादा भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए और बेटे ने तो हमारी कदर ही न की। इतना कहते कहते उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे और गला बिल्कुल रुंध गया। हाँ भाभी, आज एक दोस्त की माताजी की मृत्यु का समाचार मिला था, तो यहाँ आना हुआ। तभी दादा के बारे में भी पता चला। इससे ज़्यादा मैं उनसे क्या ही कहता। वह बस रोए जा रही थीं। जैसे तैसे उन्हें सांत्वना दी। और बताओ भैया, आप तो जब से यहाँ से गए हमसे नाता ही तोड़ लिया। आज इतने समय बाद कैसे इस गांव की याद आ गई? भाभी,
क्षमा चाहता हूँ। मैंने उस समय भाभी से हाथ जोड़कर कहा, बस काम की व्यस्तता और जिम्मेदारियों के चलते आना ही न हो सका। बस रहने दो, तुम्हारा कभी यहाँ आने का मन ही न हुआ, वरना जिसका घर आने का मन होता है वह देर सवेर कैसे भी करके समय निकाल ही लेता है। तुम तो जब से गए सारे रिश्ते ही तोड़कर चले गए। ऊपर से जो घर का पता दिया था वह भी ऐसा कि चिट्ठी डाली थी पर वहां से कोई जवाब ही ना आया, उल्टा चिट्ठी ही लौट कर आ गई। अच्छा भाभी, जिस घर में मैं यहाँ से किराए के मकान में गया था वह मुझे 6 महीने में ही छोड़ना पड़ा और नए घर का पता मैं आपको दे ही नहीं पाया। उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। अब रहने दो, छोड़ो यह सब बातें। यह बताओ मेरा बेटा अमन कैसा है? वह मुझे याद भी करता है या नहीं? हे भगवान, मैं भी कितनी पागल हूँ। मुझ बुढ़िया को वह कैसे पहचान पाएगा? कितना समय हो गया, मैं उससे मिली भी नहीं हूँ। उसने तो मुझे देखा भी नहीं है। पता नहीं मैं उसको याद होंगी भी या नहीं। वह तो मुझे भूल ही गया होगा। नहीं नहीं भाभी, अमन को आप अच्छे से याद हो। वह भला आपको कैसे भूल सकता है? एक आप ही तो हो जिसने उसे उसकी माँ के, सगी माँ के जितना प्यार दिया, वरना मेरी पत्नी ने तो हमारा हमेशा ही तिरस्कार किया। अगर आप ना होती तो मैं कैसे रह पाता? फिर आपने कैसी बात कर दी कि वह आपको भूल गया होगा? आपको तो वह अभी भी याद करता है। भाभी, अच्छा आप यह सब बात छोड़ो और यह बताओ कि आपकी यह हालत कैसे हो गई? दादा को ऐसा क्या हो गया था और उनकी मौत कैसे हो गई? क्या हुआ था उनको? कुछ मत पूछो लोकेश भैया, जब से तुम चले गए तब से तो जैसे हमारा सहारा ही चला गया। बीमार तो तुम्हारे भाई साहब तुम्हारे सामने ही रहने लगे थे। तुम्हारे जाने के बाद वे हैजा का शिकार हो गए थे। फिर बस धीरे धीरे आराम ही न लगा और वे बीमार रहने लगे। फिर दिन पर दिन उनकी बीमारी बढ़ने लगी। पहले तो जैसे तैसे मैंने अपने गहने बेचकर उनका इलाज करवाया। फिर उन्हें आराम न लगा और बहुत सारी बीमारियों ने उन्हें घेर लिया था। फिर उनकी बीमारी के इलाज के चक्कर में मैंने अपना घर भी बेच दिया। जवानी ही मेरी दुश्मन बन गई। कोई भी मुझे काम देने को राजी नहीं हुआ। तब यहाँ शहर से दूर आकर मैंने इस ढाबे पर बर्तन धोने की नौकरी कर ली। यह भला आदमी निकला। इसने मुझे 2 समय का खाना व रहने को कोठरी दे रखी है। किसी तरह बस गुजर बसर हो रही है। अब तो शीघ्र ही मौत आ जाए, यही ईश्वर से प्रार्थना है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए भाभी। तभी ढाबे का मालिक भाभी को ढूंढता हुआ आ गया और बोला, अच्छा तो महारानी यहाँ पर बैठी है, काम धाम तो कुछ है नहीं। मुझे यह बताओ, मैं यहाँ तुम्हें काम करने के लिए रखा है या गप्पे लड़ाने के लिए? भाभी बेचारी उससे कुछ न बोली और उठकर अपने काम में लग गईं। जब उसने उससे इतनी ऊंची आवाज में बात की तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा ना लगा और मैंने उससे कहा कि यह किस तरीके से आप बात कर रहे हो? शर्म नहीं आती एक औरत से इतनी बदतमीजी से बात करते हुए? तब वह बोला, क्यों, तू कौन लगता है इसका? मैं इससे ऐसे ही बात करूँगा। अगर इतना ही तमीज़दार है तो तब कहाँ गया था जब यह मेरे ढाबे पर भीख मांगती हुई काम मांगने आई थी? उसके बाद वह उषा भाभी से और भी बदतमीजी करने लगा, जो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हुआ। मैं उसका गलेबान पकड़कर उस पर अकड़ता हुआ बोला। जब वह फिर भी चुप न हुआ तो मैंने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगा दिया। बस फिर क्या था, ढाबे वाला आग बबूला हो गया। उषा भाभी क्या कहती बेचारी, आंखों में आंसू ले आईं
और गर्दन झुकाकर काम करने चल दीं। उस ढाबे के मालिक ने उन्हें धक्का देकर वहां से भगा दिया। अब मैं भाभी को अपने घर ले गया। चूंकि मेरा बेटा अमन उनको बचपन से बहुत प्यार करता था। उषा भाभी ने पहले तो मेरे साथ जाने से मना कर दिया कि मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। जब मेरी खुद की औलाद ने ही मुझे घर से निकाल दिया तो मैं आप पर फिर कैसे बोझ बनकर रह सकती हूँ। फिर मेरे बहुत समझाने के बाद भाभी मेरे साथ जाने को तैयार तो हो गईं, पर उन्होंने यह शर्त रखी कि वह मेहनत मजदूरी करके ही अपना पेट भर लेंगी। उस समय मैं भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी और हम अपने शहर को निकल चले। जब हम शहर पहुँचे तो घर जाकर भाभी साथ तो हमारे रहने लगीं, पर साथ ही साथ वे काम ढूंढने पर भी लगी रहीं, पर वह नाकामयाब रहीं। एक दिन हम सब बैठे हुए बात कर रहे थे, तभी अमन ने एक आइडिया सुझाया। क्योंकि भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती थीं। अब अमन के सुझाव के अनुसार हमने शहर में एक छोटा सा खाने का ठेला लगा लिया। भाभी भी इस बात के लिए खुशी खुशी तैयार हो गई और हमने अपना छोटा सा खाने का काम स्टार्ट किया। बहुत किफ़ायती और कम दाम में हम लोगों को खाना उपलब्ध कराने लगे। धीरे धीरे उषा भाभी के हाथों के बने खाने का स्वाद मशहूर हो रहा था और हमारी आमदनी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। अब तो उषा भाभी के भी हालात सुधरने लगे और वह भी खुश रहने लगीं। भाभी को खुश देखकर मुझे भी थोड़ा सुकून मिलता कि कम से कम किसी तरह मैं उनकी मदद करने में कामयाब तो रहा। अब धीरे धीरे हमारा काम बढ़ा तो हमने ठेले की जगह एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। जो भी खाना खाने आता वह भाभी के हाथ के बने खाने की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। अब तो काम इतना बढ़ गया कि हमें काम करने के लिए अपने ढाबे पर और कारीगर रखने पड़े और हमने साथ ही कस्टमर्स के डिमांड पर टिफ़िन पैक करके भिजवाना भी शुरू कर दिया। और बस फिर क्या था, धीरे धीरे समय बदला और समय की रफ्तार के साथ साथ हम कब ठेले से ढाबे और ढाबे से एक बड़े से रेस्टोरेंट पर आ गए हमें खुद ही पता न चला। और आज उषा भाभी उस इतने बड़े रेस्टोरेंट की मालकिन है जहां कभी उनकी स्थिति ऐसी थी कि वह खुद किसी ढाबे पर काम करके अपनी गुजर बसर करती थीं। वहीं आज उन्होंने न जाने कितने बेघरों को घर और लोगों को सहारा दिया। उन्होंने कहीं भी सड़क पर कोई मजदूर मिलता तो उसकी वह हमेशा मदद करती। आज भाभी ने अपना रेस्टोरेंट ले रखा है और एक बड़ा सा बंगला, गाड़ी, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब तो बस भाभी बैठकर सिर्फ ऑर्डर चलाती हैं। और आज हमने एक नया रेस्टोरेंट खोला जिसके लिए वहाँ पर भाभी आई थीं। जब विवेक और लता ने आज भाभी को इस मुकाम पर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसी उम्मीद ही नहीं की थी कि जिस माँ को उन्होंने धक्के देकर एक एक रोटी के टुकड़े के लिए मोहताज कर दिया था, आज वह अचानक से उनके सामने इस तरीके से आकर खड़ी हो जाएंगी। उन्हें कुछ सोचने समझने का मौका ही न मिला। ऊपर से इतनी भीड़ थी कि वह बस दूर से उषा भाभी को देख ही पाए। इतनी शान और शोहरत देखकर विवेक और लता के मन में लालच आ गया। जैसे तैसे घर का पता निकालकर अपनी माँ के घर जा पहुँचे और जाकर उनके दरवाजे के बाहर माँ माँ चिल्लाने लगे। माँ देखो, तुम्हारी बहू और बेटा तुम्हें अपने साथ ले जाने आए हैं। कि तभी सीढ़ियों से उतरती हुई उषा भाभी बोली, कौन हो तुम दोनों? मैं तुम्हें नहीं पहचानती। और सिक्योरिटी गार्ड को आवाज़ लगाने लगी।
सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, यह दोनों अंदर कैसे आए? तुम लोग अपना काम ठीक से नहीं कर सकते? अभी के अभी इन लोगों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दो। और हाँ, आज के बाद अगर यह दोनों दरवाजे तक आएं, तो इन्हें कभी भी घर के अंदर मत घुसने देना। सिक्योरिटी गार्ड उषा जी से माफ़ी मांगता हुआ विवेक और उसकी पत्नी को बाहर घसीटता हुआ ले गया। विवेक अपनी माँ से माफ़ी मांगता रहा और चिल्लाता रहा, पर इस बार उषा भाभी ने उसे माफ़ नहीं किया और उसे उसके कर्मों की सज़ा दी। आज भी उषा भाभी मेरे पूरे परिवार के साथ रहती है और हम सब बहुत खुश हैं और उषा भाभी अपने जैसे बेसहायों की मदद करती रहती हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही नई कहानी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।